Students, this is Daisy ma'am. Today we are going to study the next topic, that is consequences of anomalous expansion of water, जो कि हम ऑलरेडी anomalous nature पढ़ चुके हैं वाटर का. अब हम देखेंगे इसके consequences क्या होते हैं. So anomalous expansion of water plays a very important role in preserving the aquatic life in lakes and ponds during severe cold weather. जो बहुत ज़्यादा ठंडा जिस समय वेदर हो जाता है उस समय जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसको ये जो वाटर का एनोमैलस बिहेवियर है वो उसको प्रिजर्व करता है, उसको बचाता है. तो ऐसा किस तरह से ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो फॉल हो जाता है और वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है. तो जो पानी होता है लेक्स और पॉन्ड्स का, वो जितनी भी हीट होती है उसको रेडिएट कर देता है और ठंडा हो जाता है. तो वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. तो ऊपर की जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जो लेक और वाटर जो है वो ऊपर से स्टार्ट होते हैं फ्रीजिंग होना, ऊपर से नीचे की तरफ वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन जब हम फ्रोजिंग लेयर के नीचे जाएंगे, जैसे हम जितना नीचे जाएंगे वहाँ पे क्या होता है, पानी हमको मिलेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेजुअली 0 से 4 की तरफ राइज होने लगता है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं. तो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में दैट एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर 0 से 4 पे राइज हो जाएगा जब डीपर में हम जाएंगे लेक के. तो जो बॉटम लेयर होती है वाटर की वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, जिसकी वजह से जो डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, जिसके हम ग्राफ में पढ़ चुके हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है वाटर की डेंसिटी, जिसकी वजह से फिश और एक्वेटिक क्रीचर्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर लेते हैं. जबकि टॉप पे अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे 0 सेल्सियस है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है. लेकिन जैसे हम डीपर जाते हैं पॉन्ड्स या लेक में तो नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है, जिसमें ये एक्वेटिक लाइफ प्रिजर्व रहती है. यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं. सो हेयर यू कैन सी दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो टेम्परेचर आप देख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो 0 से कम है और यहाँ पे आइस फॉर्मेशन शुरू हो गया है. और जैसे जैसे हम डीपर जा रहे हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है. तो ये शो करता है एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की जो यूज़ है एक्वेटिक लाइफ को बचाने के लिए, ये बहुत ही यूज़फुल है. इसका जो नेचर है फॉर द एक्वेटिक लाइफ. नेक्स्ट इज वाटर पाइपलाइंस बर्स्ट ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर कंडीशन इन कोल्ड कंट्रीज. जो बहुत ठंडी सी कंट्रीज होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे जो वाटर पाइप्स होते हैं वो बहुत ठंडी के वजह से बर्स्ट हो जाते हैं. तो क्योंकि जो सब जीरो टेम्परेचर होता है, वाटर पाइपलाइन के अंदर जो वाटर होता है वो फ्रीज होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. ठीक है, और इसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. तो क्योंकि अब कोई भी स्पेस नहीं है एक्सपेंड होने के लिए आइस को पाइप के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा फ्रीजिंग वाटर और पाइपलाइन जो है वो उनकी वॉल जो है वो बर्स्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये कारण होता है. तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, इस चीज़ के बचने के लिए जो वाटर्स होते हैं, ठीक है, जो टैप होते हैं, पीपल क्या करते हैं कोल्ड कंट्रीज़ में, जो टैप्स होते हैं उनको रात में थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं ताकि ड्रिपिंग होती रहे, और जिसकी वजह से अगर ड्रिपिंग होगी तो जो वाटर एक्सपेंड हो सकता है ईजिली, तो पाइप जो है वो बर्स्ट नहीं होगा. ठीक है, तो जो हाई प्रेशर इसमें पाइप में बन रहा है उसको बाहर निकलने के लिए एक स्पेस मिल जाएगी. तो इसीलिए वो जो कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं वो टैप्स को थोड़ा सा खोल के छोड़ देती हैं ताकि स्पेस रहे और ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये प्रेशर थोड़ा सा बाहर निकल सके. राइट. नेक्स्ट इज frost bites are caused in person exposed to sub-zero temperature continuously. At such low temperature, the water in human cells freezes and may burst open the cells. तो frost bite जो होता है वो ऐसी कंट्रीज़ में पीपल्स के में पाया जाता है जहाँ जो टेम्परेचर होता है वो सब-जीरो टेम्परेचर, मतलब बहुत ही बिलो ज़ीरो टेम्परेचर हो जाता है, कंटिन्यूसली टेम्परेचर वहाँ रहता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन सेल्स के अंदर वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है, और उस फ्रीजिंग होने की वजह से क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो इसी को बोला जाता है फ्रॉस्ट बाइट. देन द पर्सन, इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, द प्रॉब्लम इज स्पेशली सीवियर इन एक्सपोज पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. जितने भी पार्ट एक्सपोज होते हैं, खुले ओपन रहते हैं, जैसे कि हैंड्स हो गए, फीट्स हो गए, फेस हो गए, उसमें ये फ्रॉस्ट बाइट्स बेसिकली देखने को मिलता है. देन फोर्थ इज वेजिटेबल एंड फ्रूट
plants get damaged in severe cold season because the water present in plant cells expand on freezing and may burst open the cell wall. सेम सिचुएशन यहाँ पे हम देखने को मिल रही है. जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्लांट्स ये सब जो होते हैं ये भी सीवियर कंडीशन में ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनके सेल्स के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है वो एक्सपेंड होता है फ्रीजिंग की वजह से और जो सेल की वॉल होती है वो बर्स्ट हो जाती है. नेक्स्ट कम्स एनर्जी फ्लो. व्हाट इज एनर्जी फ्लो? तो यहाँ पे हम कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे. जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम. ठीक है, सो इकोसिस्टम सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी इकोसिस्टम अर्थ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, सो ऑल द इकोसिस्टम्स जो हैं उनकी जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है. ठीक है, सन की एनर्जी से ये रन होते हैं. और किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में उसको समझने के लिए हमें पहले इकोसिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको इसमें पढ़ने पड़ेंगे. द फर्स्ट इज इकोसिस्टम. एंड इकोसिस्टम इज एन सेल्फ सस्टेन फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. ये सेल्फ सस्टेन है, अपने आप से ये वर्क करती है और फंक्शनल यूनिट होती है बायोस्फीयर की. पूरी अर्थ की ये बायोस्फीयर की फंक्शनल यूनिट होती है जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही फैक्टर्स होते हैं. जितने भी इकोसिस्टम्स होते हैं वो आपस में इंटर कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड होते हैं. एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे कनेक्टेड रहता है. और इकोसिस्टम जो है वो मोस्टली नेचुरल सिस्टम्स होते हैं लेकिन हमको आर्टिफिशियली भी फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं. So a forest, grassland, desert, hillside, lake, river, sea, etc. are the example of natural ecosystem जो कि nature ने बनाए हैं, right? A cropland, garden, park and an aquarium are some examples of artificial ecosystem जो कि man made है, जिन्हें man ने बनाया. ठीक है, तो ये दो तरह के ecosystems हो गए. Now we'll see producers. What are producers? ये आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं. Producers क्या हैं? Biotic organism which make देयर ओन फूड. ठीक है, जो अपना खाना अपने आप से प्रिपेयर करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो जो ये प्रोसेस पूरा ये कंडक्ट हुआ है इनको कौन कंडक्ट करता है? इनको प्रोड्यूसर्स करते हैं. और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये कंडक्ट करते हैं, राइट. एंड दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है. इस प्रोसेस में क्या होता है? प्रोड्यूसर्स अपने लिए खाना बनाते हैं. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स आ गए ग्रीन प्लांट्स, ग्रास एंड एल्गी. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर. देन कम्स कंज्यूमर. कंज्यूम मतलब क्या होता है? लेना. ठीक है, द बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों पे किस पे, यानी कि प्रोड्यूसर पे, प्लांट्स पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर्स या कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है. क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग अस, वी आर ऑल कंज्यूमर्स. और कंज्यूमर्स के अगेन 3 टाइप्स हैं. So first type is primary consumer which consume plants or their product as their food. ये क्या करते हैं? प्लांट्स को या प्लांट्स के प्रोडक्ट को एज अ फूड ये कंज्यूम करते हैं, तो इनको प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है. और एग्जाम्पल है ग्रॉसहॉपर, रैट, रैबिट, डियर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं? विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द प्राइमरी कंज्यूमर. अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए यानी कि रैबिट, रैट, ग्रॉसहॉपर हो गए, इनसे ये अपना खाना लेते हैं, तो इनको बोल दिया जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर बिकॉज दे आर टेकिंग देयर फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर. तो इसके एग्जाम्पल हो गए स्मॉल फिशेज आर सेकेंडरी कंज्यूमर. तो छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो भी एक एग्जाम्पल होता है सेकेंडरी कंज्यूमर का. देन कम टर्शरी कंज्यूमर विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम सेकेंडरी कंज्यूमर. यानी जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम अपने आप को ले सकते हैं. हम लोग जो हैं सेकेंडरी कंज्यूमर से अपने फूड को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, लेते हैं. हम डायरेक्टली प्लांट से भी लेते हैं और हम एनिमल्स के थ्रू, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर के थ्रू भी लेते हैं. तो वी आर दी एग्जाम्पल ऑफ tertiary consumer. So human beings are tertiary consumer. Then comes decomposers. What are decomposers? The microorganisms which decompose a dead organism or dead organic matter are called the decomposers. वो microorganisms जो मरे हुए animals या plants को या organic matter को, dead organic matter को decompose करते हैं, सड़ाते हैं, उनको हम decomposers बोलते हैं. इसमें example होता है certain bacteria, इसके example में आएंगे. certain bacteria, fungi जो हैं वो decomposers की तरह act करते हैं. Then come fifth one is trophic levels. What are
trophic levels. Now what is this? Various steps in food chain at which transfer of energy takes place. यानी कि फूड चेन में स्टेप्स होते हैं और उन हर एक स्टेप में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसी को ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है. द प्रोडक्ट, द प्रोड्यूसर्स एंड ईच ऑफ कंज्यूमर इज कंसिडर्ड टू बी अ डिस्टिंक्ट ट्रॉपिक लेवल. यानी कि प्रोड्यूसर्स और हर तरह के जो कंज्यूमर हैं उन्हीं को अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे हम उनको कंसीडर करते हैं. ठीक है, प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर में अलग अलग तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं, टर्जरी हो सकते हैं. तो इस तरह से हमको डिस्टिंक्ट ट्रॉपिक लेवल पे उनको डिवाइड कर सकते हैं. नाउ कम्स फूड चेन, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर. यानी कि वो सीक्वेंस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं और एनर्जी को या फूड एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फूड चेन, क्योंकि एक चेन की तरह काम करता है. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, ग्रास को इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट्स को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खाया. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक चेन की तरह हो रहा है और हर बार जब एक वी कैन से अगर ग्रास से इंसेक्ट में जा रहे हैं तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, इंसेक्ट से फ्रॉग में जा रहे हैं तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है. तो हर तरफ हर एक स्टेप पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है और ये सिस्टम एक चेन की तरह चलता है, इसीलिए इसको फूड चेन बोला जाता है. राइट, सो अ 5 स्टेप फूड चेन इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैन बी एज फॉलोज. इसमें कितने स्टेप हैं, कितने स्टेप्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5. तो उसको बोल देंगे 5 स्टेप फूड चेन इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम. यानी कि आप ग्रासलैंड की बात करें जहाँ पे ये एक फूड चेन का आपको एग्जांपल दिया हुआ है. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि चेन की फॉर्म में है. और ग्रास से इंसेक्ट से फ्रॉग स्नेक से लास्टली जो यहाँ पे जो आपका टर्जरी कंज्यूमर हो जाएगा वो ईगल हो जाएगा इन केस ऑफ दिस. नाउ हमने टर्म्स पढ़ लिए, अब हम देखेंगे एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम के अंदर कैसे होता है. तो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हो रहा है और एक चेन सिस्टम के थ्रू हो रहा है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. जैसे कि अभी हमने ग्रास वाला देखा था. ठीक है, ग्रास, इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, स्नेक एंड देन ईगल वो देखा था. तो उसमें क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि ट्रॉपिक लेवल्स भी थे और साथ में चेन सिस्टम में भी जा रहा था. तो ये एनर्जी का जो फ्लो एक चेन सिस्टम में हो रहा होता है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जितने भी इकोसिस्टम अर्थ पर होते हैं. ठीक है, चाहे वो लैंड इकोसिस्टम हो चाहे वो वाटर इकोसिस्टम हो, तो जितने भी इकोसिस्टम हैं उन सब में सन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो पहला स्टेप जो फ्लो ऑफ एनर्जी का होगा दैट विल बी एट द एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू द प्रोड्यूसर. सन से प्रोड्यूसर पे जो एनर्जी फ्लो करेगी वही फर्स्ट स्टेप हो जाएगा एनर्जी फ्लो का. और जितने भी रेडिएशंस, ठीक है, जितना भी रेडिएशन अर्थ पे पहुंचता है उसमें से केवल 1% ही प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. और प्रोड्यूसर्स करते क्या हैं? वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ना केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको स्टोर करते हैं प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ठीक है, तो सोलर एनर्जी जो कि अनयूटिलाइज होती है, जो प्रोड्यूसर्स जिसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं वो लॉस्ट हो जाती है सराउंडिंग में एज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है, तो मोस्ट जितना भी मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में सराउंडिंग्स में लॉस्ट हो जाता है बाय द प्रोड्यूसर्स. और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर्स के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड और उसको ये यूटिलाइज करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, जिसमें आपका रेस्पिरेशन और ग्रोथ हो गया. ठीक है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस. और सेम पैटर्न एनर्जी फ्लो का या एनर्जी कंजप्शन का हायर ट्रॉपिक लेवल में आपको देखने को मिलेगा. पैटर्न सेम होता है, जबकि हायर ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है कि ईच ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ कुछ ही पार्ट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल में, और जो बचा हुआ अवेलेबल फॉर्म एनर्जी होती है वो या तो हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है या फिर वो ट्रांसफ़र हो जाती है डिकम्पोजर्स को जब ये ऑर्गेनिज्म डाई होते हैं. So here we can see the diagram. Energy flow in an ecosystem is linear and unidirectional. Linear means straight line. ठीक है, एक लाइन के फॉर्म में, एक चेन के फॉर्म में. ठीक है, और डायरेक्शन जो एनर्जी का होता है वो
यूनी डायरेक्शन होता है, ठीक है, बैकवर्ड नहीं जाएगा, हमेशा आगे की तरफ। आप देखेंगे कि एनर्जी का फ्लो सन से लेके इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म में इसको यूनी डायरेक्शन यानी कि सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यू कैन सी हियर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से एनर्जी फ्लो करेगी प्रोड्यूसर्स के अंदर, प्रोड्यूसर इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और इनकी प्लांट के अंदर ये एज अ कार्बोहाइड्रेट फैट्स के फॉर्म में ये स्टोर हो जाएंगे। फिर जब प्राइमरी कंज्यूमर इनको कंज्यूम करेंगे तो इनको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर कुछ सेकेंडरी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगी टर्शरी में। और जब ये आप देख रहे हैं हर ट्रॉफिक लेवल में देखेंगे प्रोड्यूसर जब डाई होंगे तो डिकम्पोजर्स में वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर जब उनकी डेथ होगी तो उनकी भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी डिकम्पोजर्स में। इस तरह से हर ट्रॉफिक लेवल में जब ये ऑर्गेनिज्म डाई होते हैं, मरते हैं, तो जो एनर्जी इनके अंदर स्टोर होती है वो डिकम्पोजर्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। और जो रिमेनिंग होती है वो हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाती है। नाउ एनर्जी फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक लॉज हैं उसके बेसिस पे एनर्जी का फ्लो होता है। सो वील सी हियर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स क्या बताती है, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और ये लॉ बोलती है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। So when certain amount of one form of energy is consumed, then an equal amount of energy in some other form is produced। यानी कि अगर मान लीजिए कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो गई है, खर्च हो गई है, तो उतना ही अमाउंट अगर आप रेशियो के हिसाब से करते हैं 2, मान लीजिए 2 रेशियो में 2:2 रेशियो मान लिया, तो अगर 2 जूल मान लीजिए, ठीक है, अगर 2 जूल एनर्जी खत्म हो गई है, यूज़ हो गई है, तो वही अमाउंट में यानी कि 2 जूल एनर्जी ही प्रोड्यूस हो जाएगी दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉयड होती है और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ बताती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताती है, दैट नो एनर्जी फ्लो इज़ 100% इफिशियंट। किसी भी अगर आप इकोसिस्टम में बात करें, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो होता है वो 100% इफिशियंट नहीं होता है, या दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि ये लॉ स्टेट करती है कि जिस समय एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में स्केप हो जाती है, चली जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इनकी सेकेंड लॉ हो गई थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सेकेंड लॉ ये बताती है कि एनर्जी का जो फ्लो है वो किसी में भी 100% इफिशिएंट नहीं होता है। जब भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाती है, राइट। सो इन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट एनर्जी फ्लो ओबेज सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की फॉलो होती है। As useful energy being transferred to the next higher trophic level, तो यूजफुल एनर्जी होती है वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो जाती है, एंड इज लेस देन एनर्जी अवेलेबल टू द लोअर ट्रॉफिक एनर्जी, यानी कि वो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है हायर में वो कम है, मतलब वो 100% ट्रांसफर नहीं हुई है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उससे वो कम ही उसको ट्रांसफर्ड हुई है, राइट। नाउ वी विल सी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। A source of energy is one which can provide sufficient amount of energy in a convenient form। यानी कि source of energy उसको कहा जाता है जो कि provide करती है हमें एक sufficient amount of energy हमको provide करती है और एक easily available form में हमको provide कर देती है, और वो एक लंबे समय तक चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें एनर्जी यूज़ की और ख़त्म हो गई, वो एक लंबे समय तक चलेगी, ईजिली अवेलेबल होती है और सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। सो वी कंसीडर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू बी गुड सोर्स। कब हम किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे, जब उसमें ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हों। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 1, इट डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास और वॉल्यूम, यानी कि ये एनर्जी एक बहुत बड़ा अमाउंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा काम कर सके, ठीक है, पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम में ये ज़्यादा काम कर सके, ये ईजिली अवेलेबल हो और
एंड एट एन इकोनॉमिकल रेट, यानी कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है, कि हम उसको ईजिली परचेज कर सकें, ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हाई हो और हम उसको परचेज भी ना कर पाएँ, तो ये ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए और इसके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकल रेट पर ही हमें मिलना चाहिए। इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, हमको इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकें और ईजिली इसको स्टोर भी कर सकें। इट इज़ सेफ टू हैंडल एंड यूज़, हम इसको ईजिली हैंडल कर सकें, अच्छे से यूज़ कर सकें। एंड इट कॉजेज नो और द लीस्ट पॉसिबल पॉल्यूशन इन इन्वायरमेंट, ये कम से कम, वैसे तो हम यही कोशिश करें कि वो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी हो जिसमें कोई भी पॉल्यूशन ना हो, लेकिन अगर है भी तो बहुत ही कम पॉल्यूशन वो इन्वायरमेंट में क्रिएट करें। तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होगी उसी को हम बोलेंगे कि वो ही एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। नाउ एनर्जी को हम अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो पहले हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Renewable sources of energy are those natural resources which can be regenerated as we use them, यानी कि ये वो sources of energy हैं जो कि natural हैं, ठीक है, नेचर हमें प्रोवाइड करता है और जिसको हम जब यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद हम दोबारा से इनको रीजनरेट कर सकें, फिर से इनको हम बना सकें। दस दीज एनर्जी सोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि ये एनर्जी सोर्सेज कैसे हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होते हैं, हम इनको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं और इनको हम यूज़ करके और अमाउंट ऑफ एनर्जी को बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं इनको हम रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स रिसोर्सेज हैं और इनको हम दोबारा से रीजनरेट भी कर सकते हैं। सो द एग्जाम्पल्स आर सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, और वी कैन से हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, और ओशन वेव्स और टाइड से जो एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है वो बायोगैस एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये सारे एग्जांपल्स आपके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको आप दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं और बार बार लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। Although firewood can be obtained by cutting trees, but a tree takes more than 15 years to mature, यानी कि फायरवुड को भी हम काट के, ठीक है, ट्रीज़ को हम काट सकते हैं, काट के हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ट्रीज़ को 50 ईयर से भी ज़्यादा लगता है मैच्योर होने में, ठीक है। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा जिस वजह से क्या होता है कि ये जो वी कैन से दैट replenishment of forest takes an extraordinarily long time and consequently firewood is not considered a renewable source of energy, क्योंकि जो फॉरेस्ट अगर एक बार हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सारे पेड़ को काट लेते हैं, तो उसको दोबारा से बिल्डअप होने में या उसको दोबारा से एक वी कैन से फॉर्म होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो इसीलिए हम फायरवुड को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं रखते हैं, इवन दो ये एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है इसीलिए इसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कि नेचर के अंदर इनके रिजर्व्स बहुत ही लिमिटेड पाए जाते हैं और इनको आप दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रीजनरेटेड अगेन। और इन एनर्जी ऑफ सोर्सेज को हम कह सकते हैं कि ये एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म हो सकते हैं और इनको यूज़ करके आप और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम इसके लिए हमेशा इंतज़ार करते रहेंगे, हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स के एग्जाम्पल हैं। अगर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हम दोबारा इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के सोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एट प्रेजेंट जितनी भी एनर्जी नीड्स हैं वो फॉसिल फ्यूल ही कंप्लीट कर रहा है हम लोगों की जितनी भी एनर्जी नीड्स हैं, ठीक है। और हाउ एवर वी हैव ओनली लिमिटेड रिजर्व ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमको पता है कि इसके रिजर्व बहुत ही लिमिटेड हैं, तो हमें इनको जो है बहुत सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और इन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए और कम से कम इनका कंजप्शन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको वेस्ट करेंगे या जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे।
सो अभी हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल फ्यूल्स, ठीक है, ये नेचुरल फ्यूल्स होते हैं जो कि अर्थ सरफेस की बिल्कुल डेप्थ में, तो गहराई में ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स, जो प्री हिस्टोरिक टाइम के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, उनके रिमेन से ये बनते हैं, ठीक है। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एट प्रेजेंट डिमांड फॉर एनर्जी इज लार्जली मेड बाय द फॉसिल फ्यूल। तो इस समय जो एनर्जी की डिमांड है, जो बहुत बड़ी डिमांड एनर्जी की है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो फॉसिल फ्यूल ही फुलफिल कर रहा है, पूरी कर रहा है। इंडिया के अंदर 70% ऑफ एनर्जी डिमांड जो है वो फॉसिल फ्यूल के यूज़ से ही पूरी हो रही है। और हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भी इतना डेवलप कर दिया गया है ताकि हम इन एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर सकें। सब कॉमन फॉसिल्स में हम सबसे पहले कोल पढ़ेंगे। कोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कंपाउंड ऑफ कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और कुछ फ्री कार्बन का। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्री कार्बन, इन सब का ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसको हम कोल बोलते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कोल। तो कुछ अमाउंट में, कुछ परसेंटेज में इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब कोल को जलाया जाता है तो जो उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है, ठीक है। तो कोल को जब आप जलाएंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ में इसमें जो कार्बन होता है वो रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है। और इस कंबशन में जब ये हो रहा है प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कोल को एक बहुत अच्छा गुड फ्यूल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और हाउ एवर बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक। लेकिन जब हम इसको बर्न करते हैं, कोल को जब, कोयले को जब हम जलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा धुआं भी निकालता है। नेक्स्ट इज लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड and human habitation get submerged in water reservoir formed due to construction of high rise dam। तो ये हाई राइज डैम बनाने के टाइम पे क्या होता है कि ये जो बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं, ठीक है, जिसमें क्रॉपिंग की जाती है और बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, विलेजेस होते हैं, वो पूरे के पूरे उसमें वाटर रिजर्वॉयर में डूब जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लैंड में जो जहाँ पे क्रॉप ग्रो की जाती है वो एग्रीकल्चरल लैंड को नुकसान हो जाता है, वहाँ के लोगों के हैबिटेट पे नुकसान हो जाता है। तो ये इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स भी हैं। देन लार्ज इकोसिस्टम्स, यानी कि फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, ये जो इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, ये बड़े बड़े लार्ज इकोसिस्टम भी पानी के अंदर डूबने की वजह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल, जो कि डार्क कलर्ड होता है, विस्कस होता है और ये फाउल स्मेलिंग ऑयल होता है जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलता है। अर्थ क्रस्ट में मतलब अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये रॉक्स के बीच में ये फॉर्म होता है। तो ये जो क्रूड पेट्रोलियम होता है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैशियस हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वाटर, सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैशियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो वाटर, सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल के साथ मिक्स रहते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ इसमें अदर कार्बन कंपाउंड्स भी होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं जो कि पेट्रोलियम के अंदर कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। पेट्रोलियम occurs deep down under the earth between two layers of non-porous rocks। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अर्थ के अंदर बिल्कुल डीप में मिलते हैं जहाँ पे दो लेयर्स होती हैं नॉन पोरस रॉक्स की। नॉन पोरस रॉक्स, पोरस मतलब क्या होता है, छोटे छोटे से जो ओपनिंग्स होते हैं, यानी कि रॉक्स कुछ इस तरह से प्लेस होते हैं कि उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई पोर्स नहीं होते हैं। तो ये दो नॉन पोरस लेयर्स की रॉक के बीच में ये फॉर्म होते हैं। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स, ठीक है। तो ड्रिलिंग होल्स, ड्रिल मतलब होल को करना, तो होल किया जाता है तब इनको निकाला जाता है। इनको ऑयल वेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। इनटू द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में क्या किया जाता है कि ड्रिलिंग की जाती है और ड्रिलिंग करके इसको निकाला जाता है बिलो द सी बेड वेयर प्रेजेंस ऑफ ऑयल इज
earlier established on the basis of scientific surveys and exploration. सी बेड मतलब जो बिल्कुल नीचे का जो पार्ट होता है, ठीक है, अर्थ का बिल्कुल बिलो सी बेड का जो पार्ट होता है, वहाँ पे ऑयल प्रेजेंट होता है. जैसा कि साइंटिफिक सर्वेस और एक्सप्लोरेशन के बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि ये प्रेजेंट होते हैं, ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं बिलो द सी बेड विच इज़ फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट. The petroleum gas, petrol, kerosene, diesel and fuel oil burn readily to produce heat and they can be used as fuels. तो उनको फ्यूल्स के फॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ईजिली ये बर्न होते हैं और हीट भी प्रोवाइड करते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कैलोरिफिक वैल्यू बहुत हाई होती हैं और ये कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ते हैं जलने के बाद, कोई भी राख नहीं बचती है इनके जलने के बाद. Then next is natural gas. Natural gas is generally found with petroleum in oil wells. ये भी पेट्रोलियम के साथ मिलती है ऑयल वेल्स में. एंड some oil wells yield only natural gas. और कुछ ऑयल वेल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ नेचुरल गैस ही मिलती है. Natural gas is a fossil fuel which mainly consists of methane gas with small quantities of ethane and प्रोपेन. तो नेचुरल गैस जो है वो कि एक फॉसल फ्यूल है जिसमें मीथेन गैस, कुछ अमाउंट ऑफ इथेन और प्रोपेन भी प्रेजेंट होता है. मीथेन कंस्टिट्यूट करती है 95% और इवन मोर ऑफ नेचुरल गैस. तो 95% जो है वो मीथेन होता है इसमें. और व्हेन नेचुरल गैस इज हाईली कंप्रेस्ड, ठीक है, जब उसको हाईली कंप्रेस किया जाता है तो वो सीएनजी में चेंज हो जाता है. इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. और इसको पता है कि सीएनजी को आजकल पॉपुलर है, बहुत समय से चल रहा है, इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, विच कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड. इनको बहुत सीएनजी को बहुत ही ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है. नेचुरल गैस बर्न रेडली टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट. ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जलने पे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती है और ना ही कोई धुआं प्रोड्यूस करती है. तो ये बहुत ही ज़्यादा वी कैन से बहुत ही अच्छी है और इट इज़ वेरी गुड वी कैन से, क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं और इसकी वजह से आप देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन बहुत रिड्यूस हुआ है. पहले के मुकाबले अगर आप अभी रोड पे निकलते हैं तो आपको उतना स्मोक नहीं दिखाई देता है क्योंकि सीएनजी को यूज़ किया जाता है. ठीक है. यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ना फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है या क्या इसका प्रोसेस है. तो वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म एनर्जी का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है. एज इट इज़ ईजिली टू स्टोर, आप ईजिली स्टोर कर सकते हैं और बहुत आसानी से इससे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ इसका कर सकते हैं और इसको ईजिली आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, लंबे लंबे डिस्टेंस तक आप इसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं. देयरफॉर वी वांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल. और इसीलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके. राइट. फॉर दिस पर्पज लार्ज थर्मल पावर plants have been installed at various locations. तो इस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स को बनाया गया है डिफरेंट लोकेशंस पे. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी. ये पूरा आपको सेटअप दिखाया जा रहा है. यहाँ पे क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस. टू हाइड्रो एनर्जी और एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, वो एनर्जी जिसको हम फ्लोइंग वाटर से बनाते हैं. ठीक है. तो हाइड्रो एनर्जी, इसमें क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इन अ स्ट्रीम और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड एट अ हाइट. यदि एक हाइट पे वाटर है तो उससे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और अगर वाटर मूव कर रहा है स्ट्रीम के थ्रू तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी. तो हाइड्रो एनर्जी इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. अब प्लांट करता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है उसको कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म होती है, बनती है. तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, जब पानी गिरता है एक सफिशिएंट हाइट से तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. तो हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे. यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, दिस इज डायग्राम ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट. इसमें क्या है, वाटर, यहाँ पे ये वाटर डैम है और इसमें जो वाटर स्टोर है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है. अब यहाँ गेट्स लगे हुए हैं. अब ये गेट्स ओपन किए, यहाँ से जब पानी, एक हाइट से पानी यहाँ जब मूव करेगा तो ये वाटर टनल है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो ये जनरेटर का टर्बाइन यहाँ पे लगा हुआ है ये मूव करेगा और जब ये मूव करेगा तो ये यहाँ पे इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म होगी, बनेगी. So here
Yes, this kinetic energy of flowing water is used to move the turbine of hydropower generator so as to produce electricity. जो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ से मूव करेगा तो ये टर्बाइन को इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से टर्बाइन मूव करेगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इस हाइड्रो पावर प्लांट के एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस हम देखेंगे। एज नो फ्यूल इज यूज इन हाइड्रो पावर प्लांट, देयर इज नो फ्यूल कॉस्ट इन्वॉल्व एज द प्रोडक्शन ऑफ और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए आपको किसी भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, राइट। नाउ हाइड्रो एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रिन्यूएबल सोर्स है क्योंकि इसको आप बार बार इसको यूज़ करके बार बार आप बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर एनर्जी को बार बार बना सकते हैं। सिंस द वाटर इन द रिजर्वायर वुड बी रिफिल्ड ईच टाइम इट रेन्स, hence we need not worry about hydroelectricity sources getting used up for some time। अब क्योंकि जब भी पानी गिरेगा पानी वहाँ पे भर जाएगा, ठीक है। और जब पानी भर जाएगा उसके बाद फिर से गेट्स को ओपन करेंगे और क्या होगा, उसमें से पानी जब फ्लो होगा फिर से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो जाएगी। तो ये ऐसा सोर्स है जिसको हम बार बार बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। As no gas or ash is produced during operation of a hydropower plant, there is no air or water pollution। अब क्योंकि इस गैस यहाँ पे कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई भी ऐश प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो कोई एयर का पॉल्यूशन हो रहा है और ना ही वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे डैम्स रिवर पे बनाए जाते हैं। तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? जो ये डैम्स रिवर पे बनाए जाते हैं उनके लिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस ही हैं जहां बना सकते हैं, ठीक है। यूजुअली हिली टेरेन्स, जो हिली एरियाज होते हैं वहीं पे बनाया जाता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स को आप अपनी चॉइस के हिसाब से कहीं बना नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इज लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड and human habitation get submerged in water reservoir formed due to construction of high rise dam। तो ये हाई राइज डैम बनाने के टाइम पे क्या होता है कि ये जो बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं, ठीक है, जिसमें क्रॉपिंग की जाती है और बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, विलेजेस होते हैं, वो पूरे के पूरे उसमें वाटर रिजर्वायर में डूब जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लैंड में जो जहाँ पे क्रॉप ग्रो की जाती है वो एग्रीकल्चरल लैंड को नुकसान हो जाता है, वहाँ के लोगों के हैबिटेट पे नुकसान हो जाता है। तो ये इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स भी हैं। देन लार्ज इकोसिस्टम्स, यानी कि फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें, ये जो इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, ये बड़े बड़े लार्ज इकोसिस्टम भी पानी के अंदर डूबने की वजह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।